एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका प्रिंसिपल एंड मेन कंपोनेंट ऑफ ए लेज़र। लेज़र का मतलब क्या होता है, ये आपका जो है वो फर्स्ट टॉपिक नहीं है, सेकंड ही टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। तो लेज़र से हम क्या समझ रहे हैं, एक्चुअली लेज़र को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उसके अंदर का हेडिंग पढ़ रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर जो है स्मॉल लेटर में लिखा है। लेज़र का मतलब क्या है आपका, लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission of radiation। ठीक है, अब जो भी आपका लेज़र है इससे रिलेटेड हम थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लेज़र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपकी क्या पढ़ेंगे हम, सिर्फ फुल फॉर्म है आपकी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जो मेन वर्ड है आपका यहाँ पर है आपका स्टिमुलेटेड एमिशन। वैसे एक्चुअल में जो टॉपिक है ना आपका, टॉपिक आपका हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल किसका, लेज़र का। यानी कि जब भी आप बात कर रहे हो लेज़र की तो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है आपकी लेज़र। लेकिन लेज़र से पहले, लेज़र एक तरीके से क्या है, लाइट है। तो आप के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये एक तरीके की लाइट है, लेकिन लाइट तो आप जिस रूम के अंदर बैठे हैं उसमें बल्ब भी है, ठीक है। या फिर अगर आप बात करें जैसे सन की रेडिएशंस हैं, वो भी एक तरीके की लाइट ही होती है। या फिर अगर आप बात करें लैंप की, या फिर आप बात करें बल्ब की, ये सारी की सारी भी तो लाइट है। तो ये लेज़र भी एक लाइट ही है, सेम ही होनी चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर आपका डिस्कशन किया जाएगा कि जब भी हम बात करते हैं, सन की बात कर लो, लैंप की बात करो या बल्ब की बात करो, यहाँ पर इनकी जो लाइट होती है उसको आप बोलते हो ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। अब ये ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या है, जब भी सन से लाइट आती है तो वो क्या होती है, मतलब हर जगह पे फैल जाती है। और जब भी हम बात करते हैं लैंप की तो वो भी लाइट क्या है, एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं होती, क्या हो जाती है आपकी, मतलब एक तरीके से डाइवर्ज बोल सकते हैं हम फैलना को इंग्लिश में। और जब भी हम बल्ब की बात करते हैं तो पूरे कमरे में रोशनी देता है जब भी आप बल्ब को जलाते होते हो। तो ये जो लाइट है ना, इसको आप क्या बोलते हो, ऑर्डिनरी लाइट बोलते हो। और ऑर्डिनरी लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम बात करेंगे ऑर्डिनरी लाइट की, तो इसके अंदर जो भी आपकी लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो आपका फेज है वो आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। अलग अलग वेव जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फेज डिफरेंस से चलेगी। लेकिन जब भी हम बात करते हैं आपके लेज़र की, और एक मिनट, यहाँ पर ऑर्डिनरी लाइट के लिए जो फिनोमिना यूज होता है आपका, वो होता है आपका स्पॉन्टेनियस, ठीक है। कौन सा फिनोमिना यूज होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन फिनोमिना, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जब भी आपका हायर स्टेट से जो भी मॉलिक्यूल है, एटम है, नीचे आएगा तो वो अपने आप ही आता है जब उसकी लाइफ टाइम जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये हमने डिस्कशन किया है ऑर्डिनरी लाइट का। अब हम आते हैं एक बार के लिए लेज़र पे। लेज़र के अंदर हमारे पास बहुत स्पेसिफिक सी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं आपकी ऑर्डिनरी लाइट से। पहली तो यही है, ये जो है वो मेन फैक्टर की अगर बात कर रहे हो तो मेन फैक्टर तो ये है कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है या एमिशन होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। लेकिन जब भी आप बात करोगे लेज़र की तो लेज़र में आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, ठीक है। तो ये हम रब कर रहे हैं, ये हमें नहीं पढ़ना है। एक्चुअली हमारा टॉपिक क्या है, लेज़र, और उसका मेन कंपोनेंट है आपका प्रिंसिपल। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ लेज़र में आपका स्टिमुलेटेड एमिशन इंपॉर्टेंट है। अब प्रिंसिपल एक बार मैं लिख रही हूँ, उसके बाद हम समझेंगे, या फिर साथ के साथ प्रिंसिपल ऑफ ए लेज़र क्या होता है आपका, एम्प्लीफिकेशन। मेन वर्ड क्या है आपका, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ emitted beam is done by creating a condition in which number of atom in higher state, हायर स्टेट का मतलब यहाँ पर आपका कौन सी स्टेट से है, एक्साइटेड स्टेट से,
is greater than the number of atom in ground state. This is the condition for, किसके लिए है ये कंडीशन? आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए कंडीशन है, आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। और इसको हम, जो भी ये कंडीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका स्टिमुलेटेड एमिशन। और ये कंडीशन को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं हम, दैट इज पॉपुलेशन, दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब यहाँ पर समझो कि हम क्या बोल रहे हैं। अब स्टिमुलेटेड एमिशन वैसे आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन लिखी गई है, ये कंडीशन क्या बोल रही है आपकी कि लेजर का फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है, या फिर स्टिमुलेटेड एमिशन सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका जो नंबर ऑफ एटम है वो N2 स्टेट, N2 स्टेट का मतलब क्या है? आपका एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर नंबर ऑफ एटम आपके ग्रेटर होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में? ग्राउंड स्टेट की कंपैरिजन में। यहाँ पर हम एक इन वन वर्ड लिख सकते हैं कि N2 आपका ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? 1 से। ये एक्चुअली इसको बोलते हो आप पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है, हम लेजर के लिए ये बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम से आप ये मत समझना कि यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम जो है ग्राउंड स्टेट में भी, एक्साइटेड स्टेट में भी, इक्विलिब्रियम से हमारे दिमाग में एक बार के लिए यही जाता है कि सेम होंगे, या फिर सारे के सारे एटम किस में होंगे? ग्राउंड स्टेट में होंगे। लेकिन लेजर के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर हम बात करें टॉपिक टू टॉपिक, तो इक्विलिब्रियम का मतलब लेजर में क्या होता है कि N2 आपका अगर ग्रेटर देन है N1 से, तो हम बोलेंगे कि ये लेजर के लिए उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, या फिर उसको हम स्पेशल नाम दे रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। और पॉपुलेशन इन्वर्जन नेसेसरी कंडीशन है लेजर के लिए, और लेजर के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके अंदर कौन सा फिनोमिना अकर हो रहा है? स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। और ऐसा नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि N2 में ग्रेटर कैसे हो जाएंगे N1 से, वैसे तो नॉर्मल क्या होता है, ग्राउंड स्टेट, जो भी आपकी ग्राउंड स्टेट होती है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही नहीं है कि N2 के अंदर अपने आप ही चले जाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिसको आप क्या बोलते हो? पंपिंग, ठीक है। इसी के नीचे जो भी आप प्रिंसिपल लिख रहे हो, इसी के नीचे आप लाइन लिखेंगे। पंपिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेस यूज्ड टू अचीव दिस कंडीशन लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, या फिर टू अचीव द कंडीशन दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन that is called pumping। यानी कि जो N2 के अंदर आपको नंबर ऑफ एटम ज्यादा करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? पंपिंग करनी पड़ेगी, यानी कि ग्राउंड स्टेट से सबसे पहले एटम्स को पहुंचाना पड़ेगा N2 स्टेट पे, ठीक है। ऐसे अपने आप ही नहीं जाएंगे वो। अब यहाँ पर जब एटम पहुंच जाएंगे ना आपके, यानी कि ये कौन सी स्टेट है आपकी? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जब आपके एटम पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ से जो कंडीशन आपके सामने आती है, इसके बाद आपका प्रोसेस जो फॉलो होता है वो आपका लेजर के अंदर यूज होता है। एक्चुअली क्या है, वैसे जो नॉर्मल टाइम होता है ग्राउंड स्टेट से, सॉरी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे एटम का नीचे आने का, वो आपका टाइम होता है 10⁸ सेकंड का, यानी कि जो नॉर्मल बात करते हो। लेकिन क्या है, आपको क्या करना है, ये जो एटम है इनको 10⁻³ सेकंड तक, जो कि इसको आप बोलते हो मेटास्टेबल स्टेट, वैसे आपका आएगा मेन कंपोनेंट के अंदर, उसको वहीं कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी इनका एक्चुअल टाइम था नीचे पहुँचने का, उससे पहले ही हम क्या करवा देंगे बाय एक्सटर्नल एजेंसी, बिकॉज यहाँ पर हमने लिखा है स्टिमुलेटेड, तो इसका मतलब है
जब आप बाहर से फोटोन डालोगे इसके ऊपर तो N2 स्टेट से जो एटम है वो किस में आना शुरू कर देंगे, N1 स्टेट में, ठीक है, और आपका लेजर का फिनोमिना कंप्लीट करेंगे। अब सिर्फ यही नहीं इंपॉर्टेंट है कि हमने बोल दिया N2 ग्रेटर देन होना चाहिए N1 के लिए, तो नेक्स्ट है आपका, इसमें सिर्फ इतना ही था, ये आपकी कंडीशन है प्रिंसिपल की जिसके अंदर आपका N2 ग्रेटर देन N1 होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल के बाद टॉपिक एक ही है, प्रिंसिपल एंड मेन कंपोनेंट ऑफ ए लेजर। प्रिंसिपल लिखने के बाद हम लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ लेजर के अंदर फर्स्ट है आपका एक्टिव मीडियम, सेकंड है आपका पंपिंग और थर्ड है आपका ऑप्टिकल रेजोनेंट, ठीक है। यानी कि इन तीन मेन कंपोनेंट के बिना हम लेजर जो है वो नहीं बना सकते, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका एक्टिव मीडियम, सेकंड है आपका पंपिंग और थर्ड है आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर। सबसे पहले करते हैं एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम का मतलब क्या है कि मीडियम क्या लोगे आप लेजर को बनाने के लिए। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कुछ भी बनाना है तो उसके लिए मीडियम तो आपका कंपलसरी है। तो मीडियम की अगर बात करें एक्टिव मीडियम में तो आपका जो भी एटम है, मॉलिक्यूल हैं, जो भी आप लेंगे मे बी वो सॉलिड के हो सकते हैं, मे बी वो लिक्विड के हो सकते हैं, मे बी वो आपके गैसेस के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि कुछ भी ले लेंगे, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं। वैसे लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस ले सकते हो, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा मीडियम चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड, गैसेस लिखने के बाद मीडियम कौन सा चूज करना है, फर्स्ट आप चूज कर सकते हो हीलियम नियॉन गैस मिक्सर, सेकेंड आप जो है चूज कर सकते हो CO2 गैस, सेकेंड जो थर्ड जो है आप यूज कर सकते हो लिक्विड डाई सॉल्यूशन, लिक्विड डाई सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सिर्फ और सिर्फ यही मिक्सर क्यों चूज किए गए, या फिर जब भी आप लेजर पढ़ेंगे तो आप लेजर के अंदर पढ़ोगे जो फर्स्ट लेजर है दैट इज रूबी लेजर पढ़ोगे आप, एक आप सेमीकंडक्टर लेजर पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद मतलब कई सारी लेजर हैं आपकी जो कि आप पढ़ेंगे, लेकिन उनके अंदर जो भी आपका मीडियम है वो क्या यूज किए गए हैं, ये वाले मीडियम यूज किए गए हैं। अब सिर्फ ये ही मीडियम क्यों यूज किए गए हैं, तो इसके पीछे आपका रीजन क्या है, ये जो मीडियम आप जो चूज कर रहे हो ये आपके कैपेबल होने चाहिए लेजर को या फिर लाइट को एम्पलीफाई करने के लिए। फर्स्ट तो कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, शुड बी कैपेबल टू एम्पलीफाई द लाइट। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही मीडियम चूज करना है जिसके एटम का जो मॉलिक्यूल का एक्साइटेड स्टेट में रहने की जो टाइमिंग है वो आपकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए, 10⁸ सेकेंड से ज्यादा होनी चाहिए। और ऐसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट, यानी कि वो खुद से नीचे आ जाएं। इतनी देर में आपको क्या करवाना है, स्टिमुलेटेड एमिशन कराना है, वो ही आपका मीडियम चूज होगा किसके अंदर, लेजर के अंदर, ठीक है। तो मेन फैक्टर क्या है आपका, जो भी आप एटम या जो भी मॉलिक्यूल आप चूज करोगे जब वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर हैं तो उनका जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा होना चाहिए जो उनका नॉर्मल लाइफ टाइम होता है किसी भी एटम का नीचे आने का, यानी कि ग्राउंड स्टेट में आने का, ठीक है। तो 10⁸ नॉर्मल होता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा टाइम है तो उसको क्या बोलते हो, मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर सिर्फ इतना ही है कि आप मीडियम कौन सा चूज करोगे, और सेकेंड थिंग वो क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए एम्पलीफाई, लाइट को एम्पलीफाई करने के लिए। सेकंड क्या है, जो भी मेटास्टेबल स्टेट आपकी जरूर उसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट है बी, जिसको आप पंपिंग बोलते हो। पंपिंग का मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं हम। पंपिंग का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप कौन सा
फिनोमिना या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट को एक्वायर करने के लिए आप जो भी प्रोसेस फॉलो करते हो या अप्लाई करते हो उसको क्या बोलते हो, पंपिंग। ठीक है, डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब पंपिंग के लिए आपके पास सोर्स क्या है, आप कैसे कर सकते हो। फर्स्ट है आपका फ्लैश लैंप यूज करके आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट से नंबर ऑफ एटम को या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा सकते हो, यानी कि N2 जो है वो आपका ग्रेटर देन N1 हो। इस कंडीशन के अप्रोच करने के लिए जो भी आप प्रोसेस फॉलो करते हो उसको क्या बोलते हैं, पंपिंग। ठीक है, या फिर और भी प्रोसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से भी आप जो है N2 N1 की कंडीशन को फॉलो करा सकते हैं। और एक और है बाय एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन से भी आप ये वाले कंडीशन को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके मेन कंपोनेंट हैं। थर्ड है आगे आपका, ये जो है थर्ड कंपोनेंट, ये बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर मीडियम को इसके अंदर रखा जाता है और इसकी जो वॉल है वो कैसी होती हैं, यानी कि जो भी वॉल है आपकी ऑप्टिकल रेजोनेटर की इस तरीके से बनाई जाती है कि या तो फिर ये जो भी आपकी रे है या फिर जो लाइट है, जो मीडियम आपने यहाँ पर प्लेस करोगे, वहां से जो भी आपकी लाइट निकलेगी उसको या तो ये पार्शियली या फिर टोटली रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर चूज किया है एक्चुअली ये पेयर है मिरर के। ठीक है, हेयर दिस इज ए पेयर ऑफ मिरर। ठीक है, विच मे बी टोटली रिफ्लेक्टिंग, यानी कि टोटल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होना चाहिए और पार्शियली भी। ठीक है, तो ये जो मिरर है आपको ऐसे चूज करनी है। मिरर है तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। मिरर आपको पता है कि एक साइड से आपके पोलिस्ड होते हैं। ठीक है, अब जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है ये आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है, किसके लिए, लेजर के फिनोमिना के लिए। तो इसके अंदर आप लिखेंगे कि इट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट, इट इज ए प्रिंसिपल ऑफ लेजर। प्रिंसिपल कंपोनेंट है आपका लेजर का। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ ए मिरर मैंने बता दिया, ये आपके पेयर ऑफ ए मिरर है। ये एक जो है वो आपका सपोज की 100% रिफ्लेक्टिंग है, जो सेकंड है वो सपोज की आपका 99% रिफ्लेक्टिंग है, और बीच में आपका क्या रखा जाता है, एक्टिव मीडियम। ठीक है, वाई वी कॉल इट एक्टिव, बिकॉज ऑल मीडियम इज नॉट एक्सेप्टेड हेयर, ओनली फ्यू एटम्स, मॉलिक्यूल्स, यू कैन से सॉलिड्स, या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ ही मीडियम जो है आप ले सकते हो इसके अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्टिव मीडियम। इसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हो आप, यहाँ से पंपिंग, ये आपका कंप्लीट आपका सोर्स है, या फिर बना सकते हो इस तरीके से लेजर को। ठीक है, और इसकी एक खास बात ये है ऑप्टिकल रेजोनेटर की, ये सिर्फ एक्टिव मीडियम के अंदर सिर्फ उसी लाइट को फॉलो करेगा जो इसके अंदर जो भी आपने प्रोसेस बना रखा है, जो किसी और ने क्या कर दिया होगा, रिजेक्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था। मेन हेडिंग जो है इसकी हमारी है प्रिंसिपल। आज के लेक्चर में इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा है, लेजर के लिए, लेजर के फिनोमिना को अकर करने के लिए जो मेन कंडीशन है आपकी वो होनी चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्जन की। और पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है नंबर ऑफ एटम इन द एक्साइटेड स्टेट should be greater than the number of atom in ground state। ठीक है, ये आपकी मेन कंडीशन है, उसको फॉलो करने के लिए आपने पंपिंग कराई है, और एक्टिव मीडियम को प्लेस करने के लिए आपने ऑप्टिकल रेजोनेटर का यूज किया। ठीक है, तो ये था आपका लेजर का टॉपिक। नेक्स्ट हम मिलेंगे आपकी एक लेजर के साथ जिसका कंप्लीट डिस्कशन आपको कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।